नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आपका पसंदीदा उपन्यास कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित वरदान, जो कि दो प्रेमियों के दुखांत कथानक पर आधारित है। आइए कथानक प्रारंभ करें। ब्रज रानी की विदाई के पश्चात सुदामा का घर ऐसा सूना हो गया मानो पिंजरे से सुआ उड़ गया। वह इस घर का दीपक और शरीर की प्राण थी, पर वही है जब चारों ओर उदासी छाई हुई थी। घर वही है, रहने वाले भी बेही हैं, पर सबके मुख मलिन और नेत्र ज्योतिहीन हो गई। वाटिका वही है, पर ऋतु पतझड़ की है। विदाई के 1 मास पश्चात मुंशी संजीवन लाल भी तीर्थ यात्रा करने चले गए। धन संपत्ति सब प्रताप को समर्पित कर दी। अपने संग मृगशाला, भगवत गीता और कुछ पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ न ले गए। प्रताप चंद की प्रेमाकांक्षा बड़ी प्रबल थी, पर इसके साथ ही उसे दमन की असीम शक्ति भी प्राप्त थी। घर की एक एक वस्तु उसे विरजन का स्मरण कराती रहती। ये विचार एक क्षण के लिए भी दूर न होता कि यदि विरजन मेरी होती तो ऐसे सुख से जीवन व्यतीत होता, परंतु विचार को वह हटाता रहता। पढ़ने बैठता तो पुस्तक खुली रहती और ध्यान अन्यत्र जा पहुंचता। भोजन करने बैठता तो विरजन का चित्र नेत्रों में फिरने लगता। प्रेमाग्नि को दमन की शक्ति से दबाते दबाते उसकी अवस्था ऐसी हो गई कि मानो बरसों का रोगी हो। प्रेमियों को अपनी अभिलाषा पूरी होने की आशा हो या न हो, परंतु वे मन ही मन अपनी प्रेमिकाओं से मिलने का आनंद उठाते रहते हैं। ये भाव संसार से, अपने प्रेम पात्र से वार्तालाप करते हैं, उसे छोड़ते हैं, उसे रूठते हैं, उसे मनाते हैं, और इन के बीच उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है। मन को एक सुखद और रसमय कार्य मिल जाता है, परंतु यदि कोई शक्ति उन्हें इस भावो उद्यान की सैर कराने से रोके, यदि कोई शक्ति ध्यान में भी उस प्रियतम का चित्र न देखने दे, तो उन अभागों प्रेमियों का क्या दशा होगी। प्रताप उन्हीं अभागों में से एक था। इसमें संदेह नहीं कि यदि वह चाहता तो सुखद भावों का आनंद भोग सकता था। भाव संसार का भ्रमण अतीव सुखमय होता है, पर कठिनता तो ये थी कि वह विरजन का ध्यान भी कुत्सित भावनाओं या वासनाओं से दूर रखना चाहता था, उसे पवित्रतम बनाए रखना चाहता था। उसकी शिक्षा ऐसे पवित्र नियमों से हुई, उसे ऐसे पवित्र आत्माओं और नीतिपरायण मनुष्यों की संगति से लाभ उठाने का अवसर मिला कि उसकी दृष्टि में विचार की पवित्रता की भी उतनी ही प्रतिष्ठा थी जितनी आचार की पवित्रता। ये कब संभव था कि वह बिरजन को जिसे कई बार बहन कह चुका था और जिसे अब भी बहन समझने का प्रयत्न करता रहता है, ध्यानावस्था में भी ऐसे भावों का केंद्र बनाता जो कुवासनाओं से भले ही शुद्ध हों, पर मन की दूषित आवेगों से मुक्त नहीं हो सकते। जब तक मुंशी जी संजीवन लाल विद्यमान थे, उनका कुछ न कुछ समय उनके संग ज्ञान और धर्म चर्चा में कट जाता था, जिससे आत्मा को संतोष होता, परंतु उनके चले जाने के पश्चात आत्म सुधार का ये अवसर भी जाता रहा। सुदामा उसे यूं मलिन मन पाती तो बहुत दुख होता। एक दिन उसने कहा, यदि तुम्हारा चित्त न लगता हो तो प्रयाग चले जाओ, वहाँ शायद तुम्हारा जी लग जाए। ये विचार प्रताप के मन में भी कई बार उत्पन्न हुआ, परंतु इस भय से माता को यहाँ अकेले में रहना कष्ट होगा, उसने इस बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया। माता का आदेश पाकर इरादा पक्का हो गया। यात्रा की तैयारियां होने लगीं। प्रस्थान का दिन निश्चित हो गया। अब सुदामा की ये दशा है कि जब देखिए प्रताप को परदेश में रहने सहने की शिक्षाएं दे रही है। बेटा देखो, किसी से झगड़ा मत मोल लेना। झगड़ने की तुम्हारी वैसी भी आदत नहीं है, परंतु समझा देती हूँ। परदेश की बात है, फूंक फूंक कर पग रखना। खाने पीने में असंयम ना करना। तुम्हारी ये बुरी आदत है, जाड़ों में सायंकाल ही सो जाते हो, फिर कोई कितना ही बुलाए पर जागते नहीं। ये स्वभाव परदेश में भी बना रहे तो तुम्हें सांझ का भोजन काहे को मिलेगा। दिन को थोड़ी देर के लिए सो लिया करना। तुम्हारी आंखों में तो दिन को जैसे नींद नहीं आती। उसे जब अवकाश मिला, बेटे को ऐसी समयोचित शिक्षाएं दिया करती। निदान प्रस्थान का दिन आ ही गया। गाड़ी 10 बजे दिन को छूटनी थी।
प्रताप ने सोचा बिरजन से भेंट कर लूँ, परदेश जा रहा हूँ, फिर न जाने कब भेंट हो। चित्त को उत्सुक किया, माता से कह बैठा। सुबामा बहुत प्रसन्न हुई और एक थाल में मोदक, समोसे, 2-3 प्रकार के मुरब्बे रखकर रधिया को दिए कि लल्लू के संग जा। प्रताप ने बाल बनवाए, कपड़े बदले, चलने को तो चला, पर ज्यों ज्यों पग आगे उठाता दिल बैठा जाता। भांति भांति के विचार आ रहे थे। बिरजन न जाने क्या मन में समझे, क्या समझ रही होगी। 4 महीने बीत गए, उसने एक चिट्ठी भी तो अलग से नहीं लिखी। फिर क्यों कर कहूँ कि मेरे मिलने से उसे प्रसन्नता होगी। अजी, अब उसे तुम्हारी चिंता ही क्या है। तुम मर भी जाओ तो वह आंसू न बहाए। यहाँ की बात और थी, वह अवश्य उसकी आंखों में खटकेगा। कहीं ये न समझे कि लाला जी बन ठन कर मुझे रिझाने आए हैं। इसी सोच विचार में गढ़ता चला जाता, यहाँ तक कि श्यामाचरण का मकान दिखाई देने लगा। कमला मैदान टहल रहा था। उसे देखते ही प्रताप की वह दशा हो गई जो किसी चोर की दशा सिपाही को देखकर होती। झट एक घर की आड़ में छिप गया। रधिया से बोला, तू जा, ये वस्तुएं दे आ, मैं कुछ काम से बाजार जा रहा हूँ, लौटता हुआ जाऊँगा। ये कहकर बाजार की ओर चला, परंतु केवल 10 ही डग चला होगा। फिर महरी को बुलाया और बोला, मुझे शायद देर हो जाए इसलिए ना आ सकूँगा। कुछ पूछे तो ये चिट्ठी दे देना, कहकर जेब से पेंसिल निकाली, कुछ पंक्तियाँ लिखकर दे दी, जिससे उसके हृदय की दशा का भली भांति परिचय मिलता है। मैं आज प्रयाग जा रहा हूँ, अब वहीं पढ़ूँगा। जल्दी के कारण तुमसे नहीं मिल सका। जीवित रहूँगा तो फिर आऊँगा। कभी कभी अपने कुशल क्षेम की सूचना देती रहना। तुम्हारा प्रताप। प्रताप तो ये पत्र देकर चलता हुआ रधिया धीरे धीरे बिरजन के घर पहुँची। वह इसे देखते ही दौड़ी और कुशल क्षेम पूछने लगी। लाला की कोई चिट्ठी आई थी? रधिया जब से गए चिट्ठी पत्री कुछ भी नहीं आई। बिरजन, चाची तो सुख से हैं। रधिया, लल्लू बाबू प्रयागराज जात हैं, 3 दिन से ती कारण तनिक उदास रहत हैं। बिरजन चौंक कर, लल्लू प्रयाग जा रहे हैं? रधिया, हाँ, हम सब बहुत समझाइत, परदेश में कहाँ जइयो, मुदा को की सुनत है। रधिया, कब जाएंगे? आज 10 बजे की ट्रेन से जबैया हैं। तुमसे भेंट करन आवत रहे तो उन द्वार पर आई के लौट गए। बिरजन, यहाँ तक आकर लौट गए? द्वार पर कोई था कि नहीं? रधिया, द्वार पर कहाँ आए, सड़क पर से चले गए। बिरजन, कुछ कहा नहीं? क्यों लौटा जाता हूँ? रधिया, कुछ कहा नहीं, इतना बोलिन कि हमार टेम छैट जाइए तो हम जाइत हैं। बिरजन ने घड़ी भर दृष्टि डाली, 8 बजने वाले थे। प्रेमवती के पास आकर बोली, माता, लल्लू आज प्रयाग जा रहे हैं, आप कहें तो उनसे मिलती आऊँ, फिर न जाने कब मिलना हो कब न हो। महरी कहती है कि वह मुझसे मिलने आते थे, पर सड़क के उसी पार से लौट गए। प्रेमवती अभी न बाल गुथवाए हैं, न मांग भरवाई, न कपड़े बदले, बस जाने को तैयार हो गई। बिरजन, मेरी अम्मा, जाने दीजिए, आज बाल गुथवाने बैठूंगी तो 10 यहीं बज जाएंगे। प्रेमवती, अच्छा तो जाओ, पर संध्या तक लौट आना, गाड़ी तैयार करवा लो, मेरी ओर से सुमामा को पालागन कह देना। बिरजन ने कपड़े बदले, माधवी को बाहर दौड़ाया, गाड़ी तैयार करने के लिए कहो। तब तक कुछ ध्यान आया, रधिया से पूछा, कुछ चिट्ठी पत्री नहीं दी? रधिया ने पत्र निकाल कर दे दिया। बिरजन ने उसे हर्ष से लिया, परंतु उसे पढ़ते ही उसका मुख कुमला गया। सोचने लगी, वह द्वार तक आकर क्यों लौट गए, और पत्र भी लिखा तो ऐसा ओखड़ा और अस्पष्ट, ऐसी कौन जल्दी थी? क्या गाड़ी के नौकर थे? दिन भर में अधिक नहीं तो 5-6 गाड़ियाँ जाती होंगी। क्या मुझसे मिलने के लिए उन्हें 2 घंटों का विलम्ब भी असह्य हो गया? अवश्य इसमें कुछ न कुछ भेद है। मुझसे क्या अपराध हुआ? अचानक उसे उस समय का ध्यान आया जब वह अति व्याकुल हो प्रताप के पास गई थी और उसके मुँह से निकला था, लल्लू मुझसे कैसे सहा जाएगा। बिरजन को अब पहले से कई बार ध्यान आ चुका कि मेरा उस समय उस दशा में जाना बहुत अनुचित था, परंतु विश्वास हो गया कि मैं अवश्य लल्लू की दृष्टि से गिर गई। मेरा प्रेम और मन अब उनके चित्त में नहीं। एक ठंडी सांस लेकर बैठ गई। माधवी से बोली, कोचवान से कह दो अब गाड़ी तैयार न करें, मैं न जाऊंगी। जब तक बिरजन ससुराल से न आई थी तब तक उनकी दृष्टि में एक हिंदू पतिव्रता के कर्तव्य और आदर्श का कोई नियम स्थिर न हुआ था। घर में कभी पति संबंधी चर्चा भी न होती थी। उसने स्त्री धर्म की अवश्य
पुस्तकें पढ़ी थी, परंतु उनका कोई चिरस्थायी प्रभाव उस पर न हुआ। कभी उसे ये ध्यान ही ना आता कि ये मेरा घर नहीं है और मुझे बहुत शीघ्र ही यहाँ से जाना पड़ेगा। परंतु जब से वह ससुराल में आई, अपने प्राणनाथ पति को प्रतिक्षण आंखों के सामने देखने लगी, तो सने सने चित्त वृत्तियों में परिवर्तन होने लगा। ज्ञात हुआ मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या धर्म, क्या उसके निर्वाह की रीति है। अगली बातें स्वप्नवत जान पड़ने लगी। जिस समय स्मरण हुआ था कि अपराध मुझसे ऐसा हुआ जिसकी कालिमा को मैं मिटा नहीं सकती, तो स्वयं लज्जा से मस्तक झुका लेती। अपने को उसे आश्चर्य होता, मुझे लल्लू के सम्मुख जाने का साहस कैसे हुआ। कदाचित इस घटना को ये स्वप्न समझने की चेष्टा करती, तब लल्लू का सौजन्यपूर्ण चित्र उसके सामने आ जाता। वह हृदय से उसे आशीर्वाद देती, परंतु आज प्रताप चंद्र की क्षुद्र हृदयता से उसे ये विचार करने का अवसर मिला कि लल्लू उस घटना को अभी भूला नहीं। उसकी दृष्टि में अब मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं, यहाँ तक कि वह मेरा मुख भी नहीं देखना चाहता। तो उसे ग्लानिपूर्ण क्रोध उत्पन्न हुआ। प्रताप की ओर से चित्त छिन्न हो गया। उसकी जो प्रेम और प्रतिष्ठा उसके हृदय में थी, पल भर में जल कण की भांति उड़ने लगी। स्त्रियों का चित्र बहुत शीघ्र प्रभावग्राही होता है। जिस प्रताप के लिए वह अपना अस्तित्व धूल में मिला देने को तत्पर थी, वही उसके एक बाल व्यवहार को क्षमा नहीं कर सकी। क्या उसका हृदय ऐसा संकीर्ण है? ये विचार बिरजन के हृदय में कांटे की भांति खटकने लगा। आज से बिरजन की सजीवता लुप्त हो गई। चित्त पर एक बोझ रहने लगा। सोचती कि जब प्रताप मुझे भूल गए, मेरी रत्ती भर भी प्रतिष्ठा नहीं करते, तो इस शोक से मैं क्यों अपने प्राण भुलाऊं। जैसे राम तुलसी से वैसे तुलसी राम से। यदि उन्हें मुझसे घृणा है, यदि वे मेरा मुख नहीं देखना चाहते, तो मैं भी उनका मुख देखने से घृणा करती हूँ और मुझे उनसे मिलने की इच्छा नहीं। अब वह अपने ही ऊपर झल्ला उठती कि मैं प्रति क्षण उन्हीं की बात क्यों सोचती हूँ। संकल्प करती कि अब उनका ध्यान भी मन में ना आने दूंगी, पर तनिक देर में ध्यान फिर उन्हीं की ओर जा पहुँचता और वे ही विचार उसे बेचैन करने लगते। हृदय के इस संताप को शांत करने के लिए कमलाचरण को सच्चे प्रेम का परिचय देने लगती। वह थोड़ी देर के लिए कहीं चला जाता तो उसे उल्हना देती। जितने रुपए जमा कर रखे थे, सबके सब दे दिए कि अपने लिए सोने की घड़ी चैन मोल ले लो। कमला ने इनकार किया तो उदास हो गई। कमला यूं ही उसका दास बना हुआ था। उसके प्रेम का बाहुल्य देखकर और भी जान देने लगा। मित्रों ने सुना तो धन्यवाद देने लगे। मियाँ हमीद सैयद अपने भाग्य को धिक्कारने लगी। ऐसी स्नेही स्त्री हमको न मिली। तुम्हें बिन मांगे ही रुपए देती है। यहाँ स्त्रियों से खींचतान से नाक में दम है। चाहे अपने पास कानी कौड़ी न हो, पर उनकी इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए, नहीं तो प्रलय मच जाएगा। अजी और क्या कहे, कभी घर में एक बीड़े पान के लिए भी चले जाते हैं तो वहाँ भी 10-5 उल्टी सीधी सुने बिना नहीं चलता। ईश्वर हमको भी तुम्हारी सी बीवी दे। ये सब था। कमलाचरण भी प्रेम करता था और ब्रज रानी भी प्रेम करती थी, परंतु प्रेमियों को संयोग से जो हर्ष प्राप्त होता, उसका बिरजन के मुख पर कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता। मैं दिन दिन दुबली पतली होती जाती। कमलाचरण शपथ दे देकर पूछता, तुम दुबली क्यों होती जाती हो? उसे प्रसन्न करने के जो उपाय हो सकते करता। मित्रों से भी इस विषय में सम्मति लेता, पर कुछ लाभ न होता। ब्रज रानी हंसकर कह दिया करती, तुम कुछ चिंता न करो, मैं बहुत अच्छी तरह हूँ। ये कहते कहते उठकर उसके बालों में कंघी लगाने लगती, पंखा झलने लगती। इन सेवा और सत्कारों से कमलाचरण फूला न समाता, परंतु लकड़ी के ऊपर रंग रोगन करने से वह कीड़ा नहीं मरता जो उसके भीतर बैठा हुआ उसका कलेजा खाया जाता। ये विचार कि प्रताप चंद्र मुझे भूल गए, मैं उनकी दृष्टि में गिर गई, सूल की भांति उसके हृदय को व्यथित किया करता। उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि बिस्तर पर से उठना कठिन हो गया। डॉक्टरों की दवाइयाँ होने लगी। उधर प्रताप चंद्र का प्रयाग में जी लगने लगा। व्यायाम का तो उसे व्यसन था, वहाँ इसका बड़ा प्रचार था। मानसिक बोझ हल्का करने के लिए शारीरिक श्रम से बढ़कर और कोई उपाय नहीं। प्रातः कसरत करता, सायंकाल फुटबॉल खेलता, 8-9 बजे तक वाटिका की सैर करता। इतने परिश्रम के पश्चात चारपाई पर गिरता तो प्रभात होते ही आँख खुलती। 6 मास में क्रिकेट और फुटबॉल का कप्तान बन बैठा। 2-3 मैच ऐसे खेले कि सारे नगर में धूम हो गई।
आज क्रिकेट में अलीगढ़ के निपुण खिलाड़ियों से उनका सामना था। ये लोग हिंदुस्तान के प्रसिद्ध खिलाड़ियों को परास्त कर विजय का डंका बजाने यहाँ आए थे। उन्हें अपनी विजय में तनिक संदेह न था, पर प्रयाग वाले भी निराश नहीं थे। उनकी आशा प्रताप चंद्र पर निर्भर थी। यदि वह आधे घंटे भी जम गया तो रनों के ढेर लगा देगा, और यदि इतनी ही देर तक उसका गेंद चल गया तो फिर उधर का 12 न्यारा है। प्रताप को कभी इतना बड़ा मैच खेलने का संयोग न मिला था। कलेजा धड़क रहा था, न जाने क्या हो। 10 बजे खेल प्रारंभ हुआ। पहले अलीगढ़ वालों के खेलने की बारी आई। 2-2.5 घंटे तक उन्होंने खूब करामात दिखलाई। 1 बजते बजते खेल का पहला भाग समाप्त हुआ। अलीगढ़ ने 400 रन किए। अब प्रयाग वालों की बारी आई, पर खिलाड़ियों के हाथ पांव फूले हुए थे। विश्वास हो गया हम न जीत सकेंगे। अब खेल का बराबर होना कठिन है। इतने रन कौन करेगा? अकेला प्रताप क्या बना लेगा? पहला खिलाड़ी आया, तीसरे गेंद में विदा हो गया। दूसरा खिलाड़ी आया, कठिनता से 5 गेंद खेल सका। तीसरा आया, पहले से ही गेंद में उड़ गया। चौथे ने आकर 2-3 हिट लगाए, पर जम न सका। 5वें साहब कॉलेज में थे, उनकी यहाँ पर एक भी न चली। थापी रखते ही रखते चल दिए। अब प्रताप चंद्र दृढ़ता से पैर उठाता, बैट घुमाता हुआ मैदान में आया। दोनों पक्ष वालों ने करतब ध्वनि की। प्रयोगशाला की स्थिति अकथनीय थी। प्रत्येक मनुष्य की दृष्टि प्रताप चंद्र की ओर लगी थी। सबके हृदय धड़क रहे थे। चतुर्दिक सन्नाटा छाया। कुछ लोग दूर बैठकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, प्रताप की विजय हो। देवी देवता स्मरण किए जा रहे थे। पहला गेंद आया, प्रताप ने खेला। प्रयोग वालों का साहस घट गया। दूसरा आया, वह भी खाली गया। प्रयाग वालों का कलेजा नाभि तक बैठ गया। बहुत से लोग छतरी संभाल घर की ओर चले। तीसरा गेंद आया, एक पड़ाके की ध्वनि गूंजी और गेंद लू गर्म हवा की भांति गगन भेदन करती हुई हिट पर खड़े होने वाले खिलाड़ी से 100 गज दूर पर गिरी। लोगों ने तालियां बजाईं। सूखे धान में पानी पड़ा, जाने वाले ठिठक गए। निराशों की आशा बंधी। चौथा गेंद आया, पहले गेंद से 10 गज आगे गिरा। फील्डर चौके, हिट पर मदद पहुंचाई। 5वां गेंद आया और कट पर गया। इतने में ओवर हुआ। बॉलर बदले। नए बॉलर थे, घातक गेंद फेंकते थे, पर उनके पहले ही गेंद को प्रताप ने आकाश में भेजकर सूर्य को स्पर्श करा दिया। फिर तो गेंद और उसकी थापी में मैत्री हो गई। गेंद आता, थापी से पार्श्व ग्रहण करके कभी पूर्व का मार्ग लेता, कभी पश्चिम का, कभी उत्तर का, कभी दक्षिण का। दौड़ते दौड़ते फील्डरों की सांसें फूल गईं। प्रयाग वाले उछलते, तालियां बजाते, टोपियां वायु में उछल रही थीं। किसी ने रुपए लुटा दिए, किसी ने अपनी सोने की जंजीर लुटा दी। विपक्षी सब मन में कुड़ते झल्लाते, कभी क्षेत्र का क्रम परिवर्तन करते, कभी बॉलर परिवर्तन करते, पर चातुरी और क्रीड़ा कौशल निरर्थक हो रहा था। गेंद की थापी से मित्रता दृढ़ हो गई। पूरे 2 घंटे तक प्रताप पड़ाके, बम, गोले, हवाइयाँ छोड़ता रहा। फील्डर गेंद की ओर इस प्रकार लपकते जैसे बच्चे चंद्रमा की ओर लपकते हैं। रनों की संख्या 300 पहुंच गई। विपक्षियों के छक्के छूट गए। हृदय ऐसा भर्रा गया। एक गेंद भी सीधा न, यहाँ तक कि प्रताप ने 50 रन और किए। अब उसने अंपायर से तनिक विश्राम करने के लिए अवकाश मांगा। उसे आता देखकर सहस्त्रों मनुष्य उसी ओर दौड़े, बारी बारी गोद में उठाने लगे। चारों ओर भगदड़ मच गई। सैकड़ों छाते, छड़ियाँ, टोपियाँ, जूते ऊर्ध्वगामी हो गए, मानो बेही उमंग में उछल रहे। ठीक उसी समय पर तार घर का चपरासी बाइसिकल पर आता हुआ दिखाई दिया। निकट आकर बोला, प्रताप चंद्र किसका नाम है? प्रताप ने चौंक कर उसकी ओर देखा। चपरासी ने तार का लिफाफा उसके हाथ में रख दिया। उसे पढ़ते ही प्रताप का बदन पीला हो गया। दीर्घ श्वास लेकर कुर्सी पर बैठ गया। बोला, यारो, अब मैच का निपटारा तुम्हारे हाथ में है। मैंने कर्तव्य पूरा पालन कर दिया। इसी डाकघर से घर चला जाऊंगा। ये कहकर वह बोर्डिंग हाउस की ओर चला। सैकड़ों मनुष्य पूछने लगे, क्या है, क्या है? लोगों के मुख पर उदासी छा गई, पर उसे पता करने का अवकाश कहाँ। उसी समय तांगे पर चढ़ा स्टेशन की ओर चला। रास्ते भर उसके मन में तर्क वितर्क होते रहे। बार बार अपने को धिक्कार देता, क्यों न चलते समय उससे मिल लिया।
न जाने अब भेंट हो कि न हो। ईश्वर न करे कहीं उसके दर्शन से वंचित रहूं। यदि रहा तो मैं भी मुँह में कालिक पोत कर कहीं मर जाऊंगा। ये सोच कर कई बार रोया। 9 बजे रात को गाड़ी बनारस पहुंची। उस पर से उतरते ही सीधा श्यामाचरण के घर की ओर गया। चिंता के मारे आंखें डबडबाई थी, कलेजा धड़क रहा था। डिप्टी साहब सिर झुकाए कुर्सी पर बैठे थे। कमला डॉक्टर साहब के यहाँ जाने को उद्यत था। प्रताप चंद्र को देखते ही दौड़ कर लिपट गया। श्यामाचरण ने भी गले लगाया। बोले, क्या अभी सीधे इलाहाबाद से आ रहे हो? प्रताप, जी हाँ। माता जी का तार पहुंचा कि बिरजन की बहुत बुरी दशा है। क्या अभी वही दशा है? श्यामाचरण, क्या कहूँ, इधर 2-3 माह से दिनों दिन इनका शरीर क्षीण होता जाता। औषधियों का कुछ असर नहीं होता। देखे ईश्वर की क्या इच्छा है। डॉक्टर साहब तो कहते हैं क्षय रोग है, पर वैद्यराज जी हृदय दौर्बल्य बताते हैं। बिरजन को जब सूचना मिली कि प्रताप चंद्र आए हैं, तब से उसके हृदय में आशा और भय की घुड़दौड़ मची हुई थी। कभी सोचती घर आए होंगे, चाची ने बरबस ठेल ठाल कर यहाँ भेज दिया होगा। फिर ध्यान हुआ हो न हो मेरी बीमारी का समाचार पाकर घबराकर आए होंगे, परंतु नहीं, उन्हें मेरी क्या चिंता पड़ी। सोचा होगा मर न जाए, कहीं मर न गई हो, चलूँ सांसारिक व्यवहार पूरा करता हूँ। उन्हें मेरे मरने जीने से क्या सोच। आज मैं भी महाशय से जी खोल कर बातें करूँगी, पर नहीं, बातों की आवश्यकता कहा। उन्होंने चुप साधी है तो मैं भी क्यों बोलूँ। बस इतना कह दूँगी, बहुत अच्छी हूँ, आपके कुशल की कामना रखती हूँ। फिर मुँह ना खोलूँगी। और मैं ये मैली कुचैली साड़ी क्यों पहने हूँ? जो अपना सहवेदी ना हो, उसके आगे ये वेश बनाए रखने से क्या लाभ। वह अतिथि की भांति आए हैं, मैं भी पाहुनी की भांति उनसे मिलूंगी। मनुष्य का चित्त कैसा चंचल है। जिस मनुष्य की अकृपा ने बिरजन की ये गति बना दी, उसी को जलाने के लिए ऐसे ऐसे उपाय सोच रही। 10 बजे का समय था। माधवी बैठी, पंखा जल रही, औषधियों की शीशियाँ इधर उधर पड़ी थी। बिरजन चारपाई पर पड़ी हुई ये सब बातें सोच रही थी। प्रताप घर में आया। माधवी चौंक कर बोली, बहन उठो, आ गए। बिरजन झपट कर उठी और चारपाई से उतरना चाहती थी कि निर्बलता के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ी। प्रताप ने संभाला, चारपाई पर लिटा दिया। यह वही बिरजन है जो आज से कई मास पूर्व रूप और लावण्य की मूर्ति थी, जिसके मुखड़े पर चमक, आँखों में हंसी आँखों में हंसी का जमाम बाड़ा था, जिसका भाषण, श्यामा का गाना और हंसना, मन का लुभाना, ये सब इसके चरित्र में शामिल था। वह रसीली आँखों वाली, मीठी बातों वाली बिरजन आज केवल अस्थि चर्म केवल शेष हैं, पहचानी नहीं जाती। प्रताप की आंखों में आंसू भर आए। कुशल पूछना चाहता था, पर मुख से केवल इतना निकला, बिरजन, और नेत्रों से जल बिंदु बरसने लगे। प्रेम की आंखें मनोभाव के परखने की कसौटी हैं। बिरजन ने आंख उठाकर देखा। उन अश्रु बिंदुओं ने उसके मन का सारा मैल धो दिया। जैसे कोई सेनापति आने वाले युद्ध का चित्र मन में सोचता है, शत्रु को अपनी पीठ पर देख कर बदहवास हो जाता है, उसे निर्धारित चित्र का कुछ ध्यान नहीं रहता। उसी प्रकार बिरजन प्रताप चंद्र को अपने सम्मुख देखकर सब बातें भूल गई जो अभी पड़ी पड़ी सोच रही थी। वह प्रताप को रोते देखकर अपना सब दुख भूल गई और चारपाई से उठाकर आंचल से आंसू पोंछने लगी। प्रताप, जिसे अपराधी कह सकते हैं, इस समय दीन बना हुआ बिरजन, जिसने अपने को गलाकर इस स्थिति में पहुंचाया, रो रो कर कह रही थी, लल्लू चुप रहो, ईश्वर जानता है मैं भली भांति अच्छी हूँ। मानो अच्छा न होना उसका अपराध है। स्त्रियों की संवेदनशीलता कैसी कोमल होती है। प्रताप चंद्र के एक साधारण संकोच ने बिरजन को इस जीवन से उपेक्षित बना दिया। आज आंसू की कुछ बूंदें उसके हृदय के उस संताप, उस जलन, उस अग्नि को शांत कर गई जो कई महीनों से उसके रुधिर और हृदय को जला रही थी। उसे उन अश्रु बिंदुओं ने क्षण भर में चंगा कर दिया। क्या वह पानी के बिंदु, अमृत के बिंदु थे? प्रताप ने धीरज धर कर पूछा, बिरजन, तुमने अपनी क्या गति बना रखी? बिरजन हंसकर, ये गति मैंने नहीं बनाई, तुमने बनाई है। प्रताप, माता जी का तार न पहुँचा
होता तो मुझे सूचना भी न होती। बिरजन, आवश्यकता ही क्या थी? जिसे भुलाने के लिए तो तुम प्रयाग चले गए, उसके मरने जीने की तुम्हें क्या चिंता? प्रताप, क्या बातें बना रही हो? परायों को क्यों पत्र लिखती? बिरजन, किसे आशा थी तुम इतनी दूर से आने का या पत्र लिखने का कष्ट उठाओगे, जो द्वार से आकर फिर चले गए। मुंह देखने से घृणा करे उसे पत्र भेजकर मैं क्या करती? प्रताप, उस समय लौट जाने का जितना दुख मुझे हुआ मेरा चित्त ही जानता है। तुमने उस समय तक मेरे पास कोई पत्र नहीं भेजा। मैंने समझा तुम अब भूल गई मुझे। बिरजन, यदि मैं तुम्हारी बातों को सच न समझती होती तो कह देती ये सब सोची हुई बातें हैं। प्रताप, भला जो समझो। अब ये बताओ कैसा जी है? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, कैसा मुख फीका पड़ गया। बिरजन, अब अच्छी हो जाऊंगी, औषधि मिल गई। प्रताप संकेत समझ गया। हाँ, शोक मेरी तनिक सी चूक ने प्रलय कर दिया। देर तक उसे सोचता रहा कि प्रातःकाल जब मैं अपने घर से चला तो बिरजन का बदन विकसित था। उसे विश्वास हो गया कि लल्लू मुझे भूले नहीं हैं और मेरी शुद्धि और प्रतिष्ठा उनके हृदय में विद्यमान है। प्रताप ने उसके मन से वह कांटा निकाल दिया जो उसे कई महीनों से खटक रहा था, जिसने उसकी यह गति कर रखी थी। एक ही सप्ताह में उसका मुखड़ा स्वर्ण हो गया, मानो कभी बीमार ही नहीं थी। तो अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास वरदान का 5वां भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।